आज इतने दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननंद मेघा शादी के बाद पूरे 4 महीने के बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बरामदे में बतिया रहा था। वहीं घर की बहू कोमल सबको चाय नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास दिव्या जी बोली, कोमल, ये क्या बनाया तुमने? तुम्हें पता है ना, मेघा को पनीर के पकौड़े पसंद हैं। वो पूरे 4 महीने के बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उनकी बात सुनकर कोमल ने कहा, मम्मी जी, मैं गई थी दुकान पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। अरे, तो कॉलोनी की दुकान बंद थी तो आगे की कॉलोनी से जाकर ले आती। जानती हूँ सब बहाने हैं, मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। दिव्या जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब कचौरी और हलवा बन गया है तो अभी यही नाश्ता कर लो। अभी तो हमारी मेघा 10 दिन यहीं पर है, फिर कभी बना के खिला देना। ससुर पवन जी ने बात को वहीं रोकते हुए कहा, पर पापा, जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा अभी हो रही है पर बाद में खिलाओगे, भला यह कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार मेघा ने कहा। मेघा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? जो है वो खा लो, ससुर जी ने दोबारा कहा। यह सुनकर दिव्या जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ, बहू के पीछे अब बेटे को सुना दो। इतने दिनों बाद ससुराल से आई है, यूँ नहीं कि दो प्यार के बोल बोल दो। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर दिव्या जी ने जोर देकर कहा, जो कि कमरे से आते हुए उनके बेटे मयंक ने सुन लिया। आखिर उसी को तो सुनाने के लिए ये बात कही गई थी। मयंक का गुस्सा तेज है, ये बात दिव्या जी अच्छे से जानती हैं, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती। और मयंक, वो तो इतना महान है कि जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देता। मयंक कमरे में आते हुए बोला, क्या बात है कोमल, तुमने मेघा के लिए पनीर क्यों नहीं बनाया? मुझसे कहती तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता। मना क्यों किया तुमने? कोमल डरते हुए बोली, मैंने मना नहीं किया मयंक जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे थे और आपने ही इशारे से मना किया था मुझे कि मैं चुप रहूं। इसलिए मेरे मोबाइल में भी बैलेंस नहीं था, इसलिए लेने गई थी। अरे, हमसे बोल देती तो हम क्या मना कर देते? दिव्या जी ने जानबूझकर बात बढ़ाते हुए बोला, चलो बाद में डिस्कस कर लेना, अभी फ़िलहाल तो कचौड़ी ही खाओ, ठंडी हो रही है। पवन जी ने बात पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों कचौरी खा ले पापा? जब मेघा की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। इसे क्या पनीर बनाने में जोर आ रहा है जो बहाने ढूंढ रही है? मयंक बीच में ही बोला, चुप कर मयंक, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता। और आज मेघा को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया। शादी से पहले मेघा तुझसे कई चीज़ों की डिमांड करती थी, तब तो कभी लाकर तूने उसे दिया नहीं, फिर आज क्यों? अभी मेघा 10 दिन यहाँ पर ही है, फिर बन जाएगा। फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो। आखिर पवन जी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर कहा तो मयंक चुप हो गया। मयंक कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, अपने पापा से ज़्यादा नहीं बोल पाता था, पर उसने गुस्से से कोमल को घूर कर देखा। कोमल का दिल धक से वहीं रह गया। अब मयंक क्या करेगा, ये सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी थी। खैर, सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। मेघा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई, वहीं दिव्या जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने पड़ोस वाले शर्मा जी के घर पर, पवन जी अपनी दुकान पर रवाना हो गए। पर संडे होने के कारण मयंक तो घर पर ही था, उसके तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर कोमल रसोई में काम कर रही थी कि मयंक ने उसे आवाज़ दी, कोमल, इधर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? सोचते सोचते कोमल कमरे की तरफ गई। उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर अगर वह थोड़ा भी लेट करती तो मयंक रसोई में आकर ही शुरू हो जाता। इसलिए जैसे तैसे हिम्मत करके वो कमरे में गई। देखा तो मयंक गुस्से में था। जी मयंक जी, आपने बुलाया? मयंक जी की बच्ची, मेरे पापा से सबके सामने मुझे डांट पड़वा कर बड़ी खुश हो रही है? यही इज्जत है तेरी नज़रों में? मेरी मेरी बेइज्जती करा के तुझे बड़ा मज़ा आता है? नहीं नहीं पवन जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था पापा जी को। वो, इसके आगे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मयंक ने उससे पहले ही इतना जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर दे मारा। इतनी तेजी से वो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वो वहीं पर गिर पड़ी।
गिरने के कारण उसके सिर पर चोट भी लग गई थी और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज में मत बोलना और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलना। बड़ी आई मुझे दो बातें सुनवाने वाली। मयंक उसे निरंतर सुनाया जा रहा था, जबकि कोमल को इस बात का भी होश नहीं था कि मयंक क्या क्या बोल गया। जब तक वो होश में आती और अपने आप को समेट पाती, तब तक मयंक कमरे से बाहर भी निकल गया। उसने सोचा कि माँ को फ़ोन लगा दूं, पर फिर यह सोचकर चुप रह गई कि माँ तो क्या ही कर लेगी, वो तो खुद ही मामा मामी के भरोसे पर है, पापा है नहीं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं, तो नाना जी ने उन्हें अपने साथ ले गए और नाना जी के मरने के बाद मामा मामी ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने कोमल की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर अच्छी ही शादी की थी, पर अब किस्मत में ही कमी लिखी हो तो कोई क्या कर सकता है। अब वापस जाकर मामा मामी को परेशान करना सही बात भी नहीं। हालांकि मामा मामी ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह ही उसे रखा। पर अब तो शादी हो चुकी है, क्या अब भी वो उसी हक से वहाँ जा सकती है? यही सोचकर वह चुप रह गई थी और रोने लगी थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। अब जब ससुराल वाले अच्छे से जानते हो कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो भी बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाली होती हैं जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई कोमल कुछ न कर सकी। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय कोमल कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वो खूब रोई है। यह देखकर मेघा ने दिव्या की तरफ इशारा किया, पर दिव्या जी ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने कोमल से एक शब्द भी नहीं पूछा, क्योंकि पवन जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहां जाकर मेघा ने कोमल से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे, क्या हुआ, चलते फिरते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर कोमल का रोना छूट गया। अपनी सिसकियों के साथ वो बोली, वो तुम्हारे भैया ने मुझे। बस कर बहू, अपनी और पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अपने रोने की आवाज़ को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना हम परोस देंगे, तू रोटियां सेक, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। दिव्या जी की जवाब सुनकर कोमल हक्की बक्की उनको देखती रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे, फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है, तुझे पता नहीं क्या कि मयंक का स्वभाव कैसा है। फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं पर ख़त्म कर, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखो। फिर दिव्या जी मेघा से बोली, मेघा तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी कोमल उन्हें हैरानी से देखती ही रही, तो उसे साइड से हटाकर वह खुद ही रोटियां सेकने लगी और थाली में डालकर मेघा को देकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब पवन जी ने मेघा को खाना परोसते देखा तो बोले, अरे मेघा, आज सूरज किधर से निकल आया, तू खाना परोस रही है? कोमल कहा गई, तू तो कभी मदद नहीं करती थी अपनी भाभी की। बस पापा ऐसे ही, भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। मेघा का जवाब सुनकर एक पल को तो पवन जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर काम करती हैं उस घर में खुशियाँ रहती हैं। ला, आज तो इसी खुशी में मैं एक रोटी और ज़्यादा खा लूँगा। मेघा एक फीकी सी मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। तब दिव्या जी कोमल से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटियां भी बनाएगी? चल फटाफट खाना बना, बहुत जोर की भूख लग रही है। मेघा, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तू खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी में रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोने चेहरे को देखकर बेवजह दो बातें हमें और सुनाएंगे। कहकर दिव्या जी बाहर आ गई और मेघा खाना परोसने लगी। जब पवन जी ने खाना खा लिया तो तब तक मयंक भी घर आ गया। दिव्या जी ने मेघा को मयंक के साथ ही बिठा दिया और खुद खाना परोसने लगी, पर एक बार भी कोमल को पवन जी के सामने नहीं आने दिया। जब पवन जी चले गए तो कोमल को आवाज़ लगाकर बोली, अब महारानी खुद ही परोस दे खाना, बेवजह थका दिया अंदर बाहर करके। और फिर मयंक से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई? देख, चेहरे पर निशान पड़ गया है। किस तरह से तेरे पापा से छुपा कर रखा है हमने, हम ही जानते हैं। अभी इसका उनसे सामना हो जाता तो उनका चिल्लाना होता तुझ पर। थोड़ी अक्ल तू भी रखा कर, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रही हो? मेरा तो मन कर रहा था
कि अच्छा खासा पीट दूँ उसे, पर फिर भी चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर मयंक के सामने दिव्या जी चुप हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि कोमल वहीं बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। कोमल दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगी कि तब तक दिव्या जी बाहर निकल कर आ गई। ये क्या पागलपन कर रही है तू? पहले अपने चेहरे को तो सही कर ले। दुनिया को दिखाएगी क्या? जा अपने कमरे में। दिव्या जी की लताड़ सुनकर कोमल अपने कमरे में आ गई। दिव्या जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोमल के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल को तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। भला कोमल को इनसे कैसे छुपाए? अरे आप लोग, आज अचानक इतने में मयंक भी बाहर आ गया। कौन है मम्मी? अचानक कोमल के मामा मामी को सामने देखकर वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। अरे समदन जी, अंदर भी बुलाएंगे या बाहर से ही विदा करेंगे? अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर दिव्या जी झेप गई और उन्हें घर में ले आई। तभी मयंक उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा। मैं अभी कोमल को बुला कर लाता हूँ, कहकर वो कमरे में गया और कोमल को धमकाते हुए बोला, अपनी जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है, और कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है। समझी तुम? आखिर मामा मामी हैं, तुम्हारी माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आखिर कोमल अपने कपड़े वगैरह सही करके कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर मामा मामी दोनों खड़े हो गए। कोमल, ये क्या हो गया तुझे? जी, वो ये आज गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई है, मयंक बहाना बनाते हुए बोला। पर मामा मामी को देखकर कोमल का रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देखकर मामी उसके पास आ गई और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, क्या बात है कोमल बेटा, सच सच बोल, कुछ छुपा मत। अरे कैसी बातें कर रही है आप? इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए उसे रोना छूट गया होगा। दिव्या जी बात संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, यह बात तो नहीं है, हमारी कोमल इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अचानक मामी जी बोली। अरे तो मामी जी, आप कोमल से ही पूछ लीजिए, मयंक बीच में ही बोला। नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है, अचानक कोमल ने बोला तो सभी लोग सकते में आ गए। ऐसे कैसे आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर? मामा जी दिव्या जी से बोले, अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है। मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे? दिव्या जी उन्हें समझाते हुए बोली, समधन जी, यही बात जब आपकी मेघा पर हो तब बोलिएगा, हम हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ लें तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रखकर क्या करेंगे? माफ़ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई है, ले जाएंगे हम उसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, दिव्या जी ने कहना चाहा, पर मामा मामी ने एक ना सुनी। वो कोमल को लेकर वहाँ से चले गए। जब पवन जी को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए। जब दिव्या जी ने और मयंक ने कोमल को वापस लाने के लिए कहा तो पवन जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद कोमल ने मयंक से तलाक ले लिया और आज वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगे की पढ़ाई जारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बाद मयंक की इतनी बदनामी तो हो ही गई कि दूसरी शादी के लिए कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हुआ।